नमस्कार, स्वागत है आपका किस्से कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में। और मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं। अब तक आप मुझसे 14 अध्याय सुन चुके हैं और आज मैं आपके लिए 15वां अध्याय लेकर के आई हूँ। 11 से 14 अध्याय तक जो है वो प्रेमचंद जी ने अपनी शैली बिल्कुल बदल दी और जहां से शुरू किया उससे एकदम यू टर्न लेते हुए गंभीर और मार्मिक विषय से हटकर एक ऐसी मजलिस में प्रेमचंद जी हमको 11 से 14 अध्याय में ले गए जो बहुत ही अलग किस्म की दुनिया है। आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूं, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो हमको ऐसी मजलिस में ले गए हैं प्रेमचंद जी जहां पे ऐसे लोग हैं, मिस्टर तनखा, मेहता जी, जमींदार साहब, राय साहब, मिर्जा खुर्शीद की भी एंट्री हो गई थी, मालती जी, मिसेस खन्ना, ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धनुष यज्ञ में आए हुए हैं और बहुत कहे लग रहे हैं। बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर है, कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इंटेलेक्चुअल मुद्दों पे बहुत बहस मुबाहिसे परिचर्चा हो रही है, लेकिन अंदर जो है वो कुछ है नहीं। ये आप अगर सुन रहे होंगे तो प्रेमचंद जी की जो भाव व्यक्ति है वो यही है कि सब सिर्फ खाली बातें कर रहे हैं। 14वें अध्याय का जो मुख्य घटना थी वो 2 थी। आपको याद दिला दूं मैं 15वें अध्याय शुरू करने से पहले कि एक तो मालती जी को ये सौंपा गया था कि संपादक जी चूंकि मांसाहारी नहीं थे और मदिरा सेवन नहीं करते थे तो सबने शर्तें लगा करके मालती जी को 1000 रुपए की उनको दिए जाएंगे अगर वो संपादक जी को मदिरा पान करा दें, मधु पैक दे दें, उन्होंने लिखा है प्रेमचंद जी ने। और मालती जी ने इसे सहज स्वीकार की इस चुनौती को और वो गईं और उन्होंने जो कुछ भी भूमिका बनाई, उनके पत्र की बहुत तारीफ की और उन्हें बहुत पानी पे चढ़ाया कि बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत हुनरमंद हैं और बहुत ही टैलेंटेड पत्रकार हैं और उनको काउंसिल का मेंबर बनाया जाएगा, सब मिलके बनाएंगे, उनको चीफ बनाएंगे और ये सब करके मतलब कुल मिला के इतनी उनकी बटरिंग की मालती जी ने कि ओंकार नाथ जी इस झांसे में आ गए। और फिर बात को घुमा फिरा के मालती जी ने कहा कि देखिए अब सब कुछ तय हो गया है और अब तो बस ये है कि जाम उठाना बाकी है इसकी स्वीकारोक्ति में, ये जो प्रस्ताव आया है काउंसिल वाला। और संपादक जी फंस गए और उन्होंने वो पैग उठा के न केवल पिया बल्कि पीने के बाद वो, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है वो बहक जाते हैं, तो संपादक जी बहुत बहक गए। वो मालती जी के चरणों में गिर पड़े उनकी प्रशंसा करते करते और मतलब ऐसे गिर पड़े कि बेसुध हो गए। लोगों ने उन्हें उठाया, किनारे रखा। उसके बाद जो एक बहुत चौंकाने वाली घटना प्रेमचंद जी ने लिखी है कि उस महफिल में अभी हंसी ठट्टा खत्म नहीं हुआ था, मालती जी की तारीफें हो रही थी और लोग उनकी वाहवाह कर रहे थे। मिर्जा खुर्शीद उनपे एकदम वारे जा रहे थे कि मालती जी आपने तो कमाल कर दिया, कह के जो है संपादक जी को पिला के दिखा दिया। ये सब बातें हो ही रही थी कि एक पठान की एंट्री हुई है 14वें अध्याय में। आपने लास्ट में सुना था, वो पठान जो है दिखाया है उसको प्रेमचंद जी ने कि वो घुस आया है और वो हाथ में उसके पिस्तौल है और वो सबको डरा धमका रहा है और कह रहा है कि मेरा माल लूट लिया है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और यहां से कोई भी अगर निकला तो मैं गोली मार दूंगा। और मतलब जितने सारे वहां पे इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक लोग अब तक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनकी हालत खराब है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। सबको ये लग रहा है कि वो पठान है, इतना गुस्सैल है और वो बार बार ये कह रहा है कि मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी सेना है और मैंने घेर लिया है ये सारा बंगला राय साहब का चारों तरफ से, कोई भागने की कोशिश ना करे, कोई बाहर ना जाए। और इसी बीच में वो मालती जी को देखकर ये भी कहता है कि आपके हुस्न पे मैं फिदा हो गया हूं और अब तो आपको ही लेके जाऊंगा। ये 14वें अध्याय का बहुत सनसनीखेज वाकया आपने सुना था, प्रेमचंद जी ने लिखा है। और मालती जी इस बात पे बहुत नाराज भी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बताइए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इतने तथाकथित पुरुष यहाँ बैठे हैं और मेरी बेइज्जती हो रही है और पठान मेरी दुर्गति कर रहा है और सब सुन रहे हैं। तो इस बात पर जो है वो खन्ना जी कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, उसके हाथ में हथियार है और वो मतलब फायर कर दिया तो क्या होगा, कैसे। और इस बीच मिर्जा खुर्शीद भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पिस्तौल लाना भूल गया। ये सब बातें चल, मतलब कुल मिला के एक डाइवर्जन पूरे माहौल में आ चुका है कि कहाँ तो संपादक जी को मदिरा पान कराया जा रहा था धोखे से और उसी बात का हास्य विनोद चल रहा था और एक पठान की एंट्री होती है और वातावरण पूरा चेंज हो जाता है। जहां पे आनंद विनोद हास्य परिहास था, वहां पे डर दहशत और जो है चिंता व्याप्त हो जाती है कि ये पठान आ गया है और ये मारेगा, क्या करेगा, मालती जी को ले जाने की बातें कर रहा है वो। इस तरीके की बातचीत पे
खत्म हुआ था। 15वां अध्याय सुनिए आगे मुझसे। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी आप तो हमें लताड़ रही हैं मानो आदमी का प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी है, तो कोई लज्जा की बात नहीं है। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं। यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मामला है, आपके पास मुफ्त के 1000 है तो उसे दे के विदा कर दीजिए। हाँ, वो 1000 रुपए पठान मांग रहा था कि मेरे 1000 रुपए जो लूट लिए हैं वो वापस कर दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। तो इस पर वो मालती जी से कह रहे हैं कि आपके पास तो 1000 रुपए हैं जो अभी आपने शर्त में जीते हैं, दे दीजिए और प्राण बचा लीजिए सबके। आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष है। राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहाँ तड़पने लगे मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर यह भी तो आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिला के कहा, राय साहब अभी इन सबों के मिजाज से आप वाकिफ नहीं हैं। ये फायर करना शुरू करेंगे तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनका निशाना बड़ा बेख्ता होता है, अचूक। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का बारह न्यारा करते पर घर का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय यही है कि अभी खन्ना जी ने बताया। 1000 की तो बात है, रुपए मौजूद हैं, आप लोग इतना क्यों सोच विचार कर रहे हैं। मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं ये मुझे नहीं पता था। मैं भी ये न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख लेते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करती होंगी। अब आप देख रहे हैं कैसा यू टर्न ले लिया। जो अभी तक सब मालती जी के हुस्न पर फिदा थे, अब जो है आपस में एकदम क्लेश वाली स्थिति आ गई है। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ था, इन लोगों को की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, हम नहीं मानेगा। हम इतनी देर से यहाँ खड़ा है, तुम लोग रुपया नहीं देगा तो हम सीटी बजाएगा, हमारा 50 जवान यहाँ आ जाएगा, बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया है, अपना जान तुम्हारे कदमों में रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है हम दिखाएगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मूजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनके बोले, हरगिज नहीं, अब तो जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। हम या तो खुद मरेंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट पिलाई, शेर की मान में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में मंचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नर पुंगवों के बीच में रह के उनके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनघड़ पठानों की उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाया तो हाथ बढ़ाकर कहा, हम तुमको लूट लेगा। तुम अपने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। हम अपने आदमियों के बीच से ही ले जाएंगे। हम आदमियों के बीच से ही तुम्हें ले जाएगा। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त हुरी ने कमरे में कदम रखा। यह राजा जनक का माली बना हुआ था। उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लिटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, यह भी तो देखें कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उसके यार दोस्त भी तो देखें कि और मालिक को बुलाएं। वह अवसर खोज रहा था और जैसे ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ आया, मगर यहाँ का दृश्य देख के भौचक्का हो गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान लगा लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्दी दौड़ के जा। होरी पीछे मुड़ा कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेके पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों जानता था। मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बिंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर डर किसका। तब तो वह मौत के मुंह के सामने भी कूद पड़ता था। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा डंगा मारा कि खान चारों खाने चित्त जमीन पर आ गिरा और लगा पश्तों में गालियां देने।
होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्हे उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। यह तो मिस्टर मेहता है। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई इनकी पीठ पर थपकियां देता था, कोई मिस्टर मेहता के चेहरे पे हंसी न थी न गर्व था। वो चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने ये बहरूपियापन कहां से सीखा? मेरा दिल अभी तक धक धक कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, इन भले आदमियों की जमा मर्दी की परीक्षा ले रहा था मैं। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा। यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उसमें विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए तो आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो वंस मोर का आग्रह कर अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को प्रसन्न था मगर करुणा से भरा हुआ था। नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार नहीं किया। हाँ, फिर वकीलों के नखरे, देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, पहले गवाही के लिए झटपट तैयार हो जाना मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनभावन करना, नाना प्रकार की फरमाइशें कर उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रहे थे। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान कर रहा है। गवाहों का बार बार भूले करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल ही पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया। सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की गई। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के बाहों जग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले लग गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान नहीं था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बनेगा, खूब जल क्रीड़ा की जाएगी और शाम को लोग घर आ जाएंगे, ऐसा प्लान था। देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वो विदा हो गए। केवल वही लोग बचे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, न जा सकी और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इन सब के विरुद्ध एक लेखमाला निकालकर उनकी खबर लेने के लिए विचारमग्न थे। सबके सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूंछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें कोई खबर नहीं है। इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें कोई परवाह नहीं है। इन्हें तो अपने भोग विलास की चिंता है। यह मेहता जो फिलोसोफर बना फिरता है उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हो, तुम्हें अख्तियार है। जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको ये फिक्र दबाई डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे होगा, बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आएंगे, अब घर का किराया कैसे आएगा, वह अपना जीवन संपूर्ण रूप से कैसे जिए। छूटे सांड बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हैं और समझते हैं कि संसार में सब सुखी हैं। तुम्हारी आंख तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बच्चा खेत में चलकर हल जोतो, तब देखें तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वो जो मालती हैं ना, 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी घूमती हैं, शादी नहीं करेंगी। इससे जीवन में बंधन पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास तो होता नहीं है। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ, निर्द्वंद विलास किए जाओ, सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, जीवन के कर्तव्यों को पास न फटकने दो। बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से पटती नहीं, उन्हें धता बताओ, शादी मत करो, ये तो बंधन है, बच्चे होंगे, मोहपाश है, मगर टैक्स क्यों देते हो? कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं छोड़ते? उससे क्यों करनी काटते हो? जानते हो ना कि कानून की जरा सी भी अवज्ञा करोगी तो बेड़ियां पड़ जाएंगी। बस यही बंधन तोड़ो जिसमें अपनी भोग लिप्सा में बाधा न आए। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार खा बनो। जीते सांप के पास जाओ भी क्यों, वह फुंकार मारेगा तो लहरें आने लगेंगी। उसे आते देखा तो दुम दबाकर भागो। यह तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। आज मैं यही खत्म करती हूँ 15वां अध्याय। 16वें अध्याय के लिए अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए गोदान के साथ, प्रेमचंद जी के साथ और वाचक रचना बंची के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।